नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लल्लन सिंह के इस्तीफे के बाद तमाम देश के सियासी राजनीति में भूचाल आ गया है। आपको बताते चलें कि जदयू में कोई भी फेरबदल सीधा सीधा देश की सियासत को भी प्रभावित करती है। जिस तरीके से नीतीश कुमार की 23 जून को जो महाजुटान करवाया उन्होंने तमाम दिग्गज पार्टियों का, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बीजेपी में चले जाने से इस पर भी भारी संकट मंडरा सकता है। और इसी को लेकर के आज तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, हमारे साथ श्रुतिधर कृष्णा जी हैं जदयू से, जो कि कहीं ना कहीं शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं। उसी के साथ साथ हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं राहुल आनंद जी, प्रवक्ता है भाजपा के। और फिर उसी के साथ साथ हमारे साथ उर्मिला ठाकुर जी हैं, जो कि प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल से। आप सभी मेहमानों का NBC 24 के स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले रुख करेंगे हम जदयू की ओर। जिस तरीके से आप लोग लल्लन सिंह के बचाव में लगे थे, लल्लन सिंह कह रहे थे मुझे इस्तीफा देना है, आप लोग नीतीश कुमार जो है वो इस्तीफा लेने को तैयार नहीं थे। आपकी पार्टी को तोड़ने की कवायद हुई और आप लोग लल्लन सिंह को बचाने में क्यों लगे रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को स्पष्ट कर देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि जदयू में टूट की आशंका थी या ललन बाबू इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, तो उनसे जो भी व्यक्ति, चाहे वो मीडिया पर्सन हो या कोई राजनेता हो, एक बार उनसे स्पष्ट कर लेना चाहिए कि भाई इसका तथ्य है क्या आपके पास। अरे ललन बाबू कहाँ कहे हैं कि हम जो है इस्तीफा नहीं देंगे। ललन बाबू ने इस्तीफा क्यों दिया, बजावते उन्होंने ट्वीट किया है। और ट्वीट करके, जो मैं आपको दिखा भी दूंगा, हमारे पास फोन में पड़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जो उनका काम प्रभावित हो रहा था, भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायरा बहुत बड़ा होता है और मसलन उन्हें बहुत सारे कार्यों को, चाहे पार्टी से आधारित काम हो, उसको देखना पड़ रहा था। तो ललन बाबू इस्तीफा दे दिए। और हमारे पार्टी का कोई भी फैसला बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से होता है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हुआ, बैठक में जो फैसला आया, सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। श्रुतिधर जी, मैं आपको टोक रहा हूं इसलिए क्योंकि 19 दिसंबर को इंडिया महागठबंधन की बैठक हुई दिल्ली में। नीतीश कुमार उसी शाम बिहार आ गए। लल्लन सिंह को क्या जरूरत थी वहां रुकने की? अरे भाई, जरूरत क्या थी इस विषय पर? देखिए, हम नहीं समझते हैं कि हम और आप बैठ करके इस चीज को डिसाइड कर लेंगे कि किसको क्या आवश्यकता पड़ सकती है। अच्छा, व्यक्तिगत कारण होगा, ललन बाबू का रुके होंगे। दूसरी बात, जहां तक वही तो सवाल है। नहीं, मैं एक बार मैं सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ बगल में बीजेपी भी बैठी है। भाजपा का साफ आरोप है कि लल्लन सिंह की करीबियां राजद के साथ बढ़ रही थी, पार्टी तोड़ने तक की बात आ गई थी। इस पर क्या कहेंगे? हम तो आपको बताया ना कि ललन बाबू का ट्वीट हमारे पास पड़ा हुआ और बजावते जो उन्होंने अपने लेटर हेड से लिख करके दिया है वो हमारे फोन में पड़ा हुआ है। हम आपको डिबेट के बाद आपको हम भेज भी देंगे। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी भ्रामक चलाया जा रहा है, भ्रामक प्रचार चलाया जा रहा है, बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है। और एक बात और सुन लीजिए, ललन बाबू ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो भी मीडिया एजेंसी इस तरह के बेबुनियाद चीजों को हवा दे रहे हैं, उन पे निश्चित रूप से ललन बाबू जब पटना आएंगे तो उन पे कार्रवाई होगी और लिख करके दिया जाएगा, मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। चलिए, इस पे तो आएंगे। देखिए, मीडिया कुछ नहीं कह रही है, सब बीजेपी का कहीं ना कहीं तमाम जो नेता हैं वो बात को रख रहे थे। हमारे साथ राहुल आनंद जी हैं। राहुल जी, लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कार्यकारिणी की बैठक से पहले कि भाजपा नैरेटिव सेट करती है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं जदयू के बारे में आपको बता दूं, खास करके जो अति महत्वाकांक्षी जो नीतीश कुमार जी हो गए हैं, इसके लिए मैं आपको एक लाइन अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा सुंदर सपना टूट गया, बेदर्द जमाना जीत गया, मैं प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में अपना सब कुछ भूल गया। देखिए, जहाँ तक सवाल ये उठता है प्रत्यक्ष रूप से, तो मैं आपको यही बताऊँगा कि जो कहते हैं, जो ये लगाते हैं कि नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ही सेट करती है, तो मैं उनके लिए इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो निष्ठा, आप थोड़े दिन पहले चलिए, आप जेडीयू के कार्यकाल को लेकर चलिए, तो जेडीयू के कार्यकाल में आप आइए जॉर्ज फर्नांडिस जी से, उनकी किस तरह से पतन हुई थी इसके ऊपर बात करिए। उसके बाद आप शरद पवार जी आए, शरद पवार जी जब आए तो उनको किस तरह से निकाला गया और कहां चले गए इसके ऊपर बात किया गया। सॉरी, माफ कीजिएगा, शरद यादव जी। उसके बाद आप आइए आरसीपी सिंह की। तो जब आरसीपी सिंह जी को जब
जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद उनकी निष्ठा जो, और जब 2019 में जब चुनाव हुआ तो उनकी निष्ठा बीजेपी के प्रति बताने की बात होने लगी थी और लगातार बताया जाता था। मैं इस बात को पुनः फिर से दोहराना चाहूंगा कि जेडीयू में खास करके जब 2019 का जब चुनाव हुआ था एनडीए का, और जब बीजेपी दिल्ली से जब फोन आया था नीतीश जी के पास, तो उनसे पूछा गया था कि आप अपना एक नाम दीजिए कि किसको बनाना है मंत्री। तो उन्होंने कहा कि जितने गठबंधन के साथी हैं, जो बिहार से जितने मंत्री बनेंगे बीजेपी के, उतने मंत्री हमारे बनेंगे। लेकिन वहीं से स्पष्ट कर दिया गया था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी, आप कोई एक नाम बताइए जिसके ऊपर बात की जाए। तो उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह को आप आगे बढ़ाइए। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा ठीक है, ये हमें सूट करता है, आप देखिए आपको क्या कहना है आगे, जो आपके बहुत करीबी हैं। तो हुआ कि मैं उनसे बात करूंगा। जब ललन सिंह जी को इसके बारे में पता चला तो ललन सिंह जी को नीतीश कुमार जी ने कहा कि आप ही का नाम दिया है, और वहीं से यह नैरेटिव शुरू किया गया कि इनकी निष्ठा इनके साथ जुड़ गई है बीजेपी के साथ। ठीक उसी प्रकार जो आज ललन सिंह जी का जो हाल हुआ है, जिसके शिकार खुद आरसीपी सिंह हुए थे, उसी का शिकार ललन बाबू भी हो गए। तो राहुल जी, मैं आपको रोकूंगा। जीतन राम मांझी का भी कल बयान आया, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। ऐसे में सवाल होगा मेरा जदयू से, श्रुतिधर कृष्णा जी, आप लोगों जो 35 लगभग 36-37 साल से ललन सिंह इतने करीबी थे, उसी के साथ साथ जो तमाम आरसीपी सिंह थे, शरद यादव थे, इन लोगों के साथ आप लोग इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे हैं जी? देखिए, जहाँ तक बात रहा आदरणीय आरसीपी बाबू का, तो राहुल जी ने भी बताया, एक चीज़ मुझे याद आ रहा है कि कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूँ मैं, लेकिन किसी की खौफ कहाँ मानता हूँ मैं, और जंगल की हो या हो किसी आस्तीन के, सांपों के सारी नस्लें पहचानता हूं मैं। अरे भाई, जिसको हमारी पार्टी सम्मान देने का काम करे, जो हमारे यहाँ पार्टी के शीर्ष पद पर स्थापित रहे, विराजमान रहे, और वो लोग हमारी पार्टी को तोड़ने का साजिश करें, भाई इस चीज को पार्टी कहां तक बर्दाश्त करेगी? पार्टी के कार्यकर्ता इस चीज को कहां तक बर्दाश्त करेंगे? तो ललन सिंह को तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? ललन बाबू हमारे पार्टी के दिग्गज नेता हैं, ललन बाबू तो हमारे साथ हैं जी। अरे ललन बाबू राष्ट्रीय पद से नहीं इस्तीफा दिए हैं कि सदस्यता से इस्तीफा दे दिए हैं। ललन बाबू हमारे, सुनिए, ललन बाबू हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, और मुख्यमंत्री जी से उनका लगभग 37 सालों का संबंध है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और वो संबंध निरंतर बरकरार रहेगा। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का आरोप लगाता है, झूठा आरोपण करता है। श्रुतिधर जी 1 मिनट, उर्मिला जी की ओर रुख करेंगे। उर्मिला जी, राजद से करीबियां बढ़ रही हैं, जितना जदयू के प्रदेश कार्यालय नहीं जाते उतना 10 सर्कुलर रोड चले जाते थे ललन सिंह, क्या कहेंगे इस पे? अच्छा, एक बात कहिए, जब हमारा गठबंधन है उनके साथ, हमारी सरकार है उनके साथ, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, और दोनों का जब गठबंधन है तो इधर से उधर कोई जाएंगे तो पेट में दर्द बीजेपी को शुरू हो जाता है कि नजदीकियां बढ़ रही है। नजदीकियां जब तक है नहीं तो हम सरकार कैसे चला रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, नहीं देखिए, पेट में दर्द तो आप लोगों के भी अब होने लगा है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव अब सहम गए हैं नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि नीतीश कुमार ने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया है, उस पर क्या कहेंगे आप? कहीं कोई प्रेशर क्रिएट नहीं है। आप जानते हैं कि ललन सिंह जी, ऐसे तो उनके घर का मामला है पार्टी का, लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने दे दी अपना बयान कि मुंगेर में जो मैं चुनाव लड़ता हूँ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे देश का जो है संगठन का काम करना पड़ता है, टाइम नहीं मिलता है। ऐसे भी जब से इंडिया गठबंधन बने हैं तो इंडिया गठबंधन में आदरणीय नीतीश कुमार जी का अहम रोल रहा है पूरे इंडिया के विपक्ष को एक मंच पर लाने का। और ऐसी स्थिति में अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, चूंकि ऐसे भी वो पूरे देश लेवल पर काम कर ही रहे थे, सबका जुटान कर ही रहे थे, जिसका श्रेय आज के डेट में भी आदरणीय नीतीश कुमार को जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो इसमें कहाँ कोई मीन मेक है? ये तो मोदी मीडिया का जो है ये बना के बोल रहे हैं। और दूसरी बात है कि जहाँ तक कहते हैं कि नजदीकियाँ बढ़ रही थी, पार्टी तोड़ने की बात थी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कभी उन्होंने कुर्सी से समझौता नहीं किए हैं। अच्छा, वो हमेशा जो उर्मिला जी खबर निकल करके आई 20 दिसंबर को 12 विधायकों के साथ आप लोगों की पार्टी की जो तमाम शीर्ष नेतृत्व थी उसकी बातचीत चली, कहां तक जायज है ये? देखिए, ये सब झूठ फरेब बात है। हमारी पार्टी
और ये सब चीज तो जो लोग जहां से ये न्यूज आती है उन लोगों का काम है विधायक को खरीदना, तोड़ना, मिला लेना, और जो किसी को जो है मिला करके उस पर कितना भी केस रहे राजा हरिश्चंद्र बना देना। हम लोग की पार्टी का ये कभी भी ऐसा जो है चरित्र नहीं रहा है। हमारी पार्टी का चरित्र से हमारे साथ राहुल जी हैं। राहुल जी सुन रहे नहीं, थे, हमारी पार्टी सुन लीजिए, हमारी पार्टी का कभी ये चरित्र नहीं रहा है कि किसी विधायक को तोड़ लेना, मिला लेना। जब हम साथ में चल रहे हैं तो तोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा लेता है। ये तो तोड़ने का मनसा वो रखेंगे जो सत्ता के पहले मलाई खाते थे, आज सत्ता से बाहर है, तो उनके मुंह में लाट टपक रहा होगा कि हम तोड़ के मिला लें। हम लोग तो साथ में ही है, इसलिए वहां पे जो है इस तरह की बात नहीं है। ये सब जो है मनगढ़ंत बात है। ये सब जो है बीजेपी के घर से तैयार होती है बात और मीडिया इसको फलस। उर्मिला जी, राहुल जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें इनका जवाब मैं एक ही तरह से देना चाहूंगा कि चले थे कहां जाने के लिए, जाना है कहां ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकती कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। देखिए, ये जो स्थिति जो आज पनपी है, और खास करके जो उर्मिला जी एक बात कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को खरीद लेती है, तो मुझे एक बात बताइए, हम उड़ीसा में विधायक क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात बताइए कि हम बंगाल में क्यों नहीं खरीद पा रहे विधायक? तीसरी बताइए कर्नाटक में हम विधायक क्यों नहीं खरीद पा रहे? राहुल जी, ये तो आप बताइए ना। मैं बताना चाहूंगा कि जितने आसानी महाराष्ट्र में आपने क्या किया वो आप देखिए ना। आसानी से नहीं, कर्नाटक में आप क्या करने जा रहे थे ये बताइए। उर्मिला जी, फिर आप लोगों ने बिहार में क्या किया, मैं आपसे पूछ सकता हूँ? आप लोगों ने बिहार में क्या किया? बिहार में यही हुआ कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जब चुनाव लड़े तो इन लोगों ने जो जिनके साथ वो थे, जहां जहां उनका कैंडिडेट था, वहां नीतीश कुमार जी कैसे कमजोर होंगे ये किया गया। और अपने नीतीश कुमार जी निश्चल होकर के उनके लोगों ने बीजेपी को वोट देने का काम किया। और नीतीश कुमार कमजोर रहेंगे तो हमारे साथ रहेंगे, उनके कमजोर किया गया, नीतीश कुमार के कैंडिडेट को हराने का काम किया गया, जिसके वजह से नीतीश कुमार जी बहुत ही मर्माहत हुए। और इसी के चलते जो है सो जब हमारा संगठन ही नहीं रहेगा, कोई भी पार्टी बहुत मेहनत से कार्यकर्ता तैयार होते हैं, बहुत मेहनत से पार्टी का संगठन तैयार होता है, और जब आप कार्यकर्ता को ही छत बिछत करने का काम करेंगे, उनके कैंडिडेट को हराने का काम, तो साथ रहने से क्या फायदा है? ये अपने कारण से अलग हुए। और दूसरी बात देखिए, नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी जो हुए, जो कर्नाटक में स्थिति किया गया, खरीदने की बात हुई, जो महाराष्ट्र में किया गया, वही बात बिहार में होती तो बीजेपी को रोकने के लिए, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, राज्य और देश में अमन चैन लाने के लिए हम लोग जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी एक हुए, एक मंच पर आए कि यहाँ भी जो है खरीद फरोख्त कर करके जो है बीजेपी जो है सरकार बनाना चाहती थी, इसलिए जो है दोनों भाई एक हो गए थे। इसमें कहाँ? चलिए, तो राहुल के प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं और लोकतंत्र खतरे की बात करते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि लोकतंत्र कहां खतरे में आ रहा है? क्या अपने देश को सशक्त बनाना लोकतंत्र खतरे में आ जाता है? क्या अपने देश की राष्ट्रीयता को बताना लोकतंत्र खतरे में जाता है? क्या भारत की संस्कृति को स्थापित करना लोकतंत्र खतरे की निशानी है? क्या भारत से कश्मीर से 370 और 35A को निष्क्रिय कर देना लोकतंत्र खतरे की निशानी है? या फिर अपने भारतीय सैनिक को आप सशक्त बना देते हैं, यह लोकतंत्र की खतरे की निशानी है? देखिए, मैं इसी बात को कहना चाहता हूं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राज्य करने योग्य बनेगा। यहां पे किसको राजा बनाने की बात की जाती है, इसके ऊपर बात कीजिए। जो इंडिया अलायंस के जितने सारे लोग उन सब लोगों को देखा जाए तो एक मंच पे आ गए हैं, सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ गए हैं। अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं है तो सोनिया गांधी जी जमानत पे क्यों बाहर है? अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं है तो फिर लालू यादव जी जमानत पे क्यों बाहर है? राहुल जी, मन में तो गुल खिल ही रहा है, नीतीश कुमार को किसी तरह से अपनी ओर कर लें आप लोग, मन में तो आप लोगों का लड्डू फूट ही रहा है। लेकिन मैं इस सवाल का जवाब मांगूंगा श्रुतिधर कृष्णा जी से, क्या क्या डील चल रही है जी आप लोगों की भाजपा के साथ? अरे, हम लोगों का कोई डील चलता है? अच्छा। और पार्टी के साथ डील चलता है? हमारा डील पब्लिक के साथ चलता है, जनता के साथ चलता है। और राहुल जी अभी बता रहे थे आपको उस सैनिक का बात, और किस किस तरह का बात। भाई, सैनिक का बात तो उजागर कर ही दिए थे जो पूर्व राज्यपाल थे। पुलवामा में जो है सतपाल मलिक ने क्या कहा उसको जरा सा देखने की विषय है। और हमको एक चीज याद आ रहा है कि वो चेहरे के पीछे का चेहरा तुम्हारा, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, और तुम्हारी सियासत के जन्नत का असली नजारा तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। सूरज जी, जहां तक बात रहा कि
डील हम लोगों का किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं चलता है। हम लोग डील की बात नहीं करते, हम लोग पब्लिक के दिल की बात करते हैं और हम लोग पब्लिक के बीच एजेंडा लेकर जाते हैं। 7 निश्चय पाठ 1 की अपार सफलता के बाद हम लोग 7 निश्चय भाग 2 को लेकर के जनता के बीच गए हैं। अरे हम लोग डील में ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग दिल में, पब्लिक के दिल में विश्वास करते हैं और उनके दिल में बसने वाले लोग हैं। अगर खतरे हम लोग सूरज जी वोट से ज्यादा वोटरों की चिंता करने वाले लोग। आशीष जी, मैं आपको बताऊंगा राहुल जी, आप लोगों की क्या क्या डील चल रही है। मीडिया सूत्रों के हवाले से सीधा खबर है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को आप लोग मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं हैं और 2 उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोटे से आप लोग बनाएंगे अगर आपके साथ नीतीश कुमार जाते हैं तो। क्या कुछ कहेंगे इस पर राहुल जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात का खंडन कर दूं कि नीतीश कुमार जी में अब वो पोटेंशियल नहीं रह चुका है कि वो कहीं भी सरकार को बना सकते हैं, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट करा दूं, देता हूं, जो खुद अपनी अस्मिता को बचाने के लिए इधर से उधर जाता हो और कुर्सी की राजनीति करता हो और जिसके अंदर ऐसी भावना होती हो कि जब लोकतंत्र के मंदिर की बात जब की जाए और लोकतंत्र में कोई भी स्वतंत्र है। अभी थोड़ी देर पहले जेडीयू के हमारे भाई भी इस बात को कह रहे थे कि हम लोकतांत्रिक तरीके से फैसला लेते हैं। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है तो फिर ये मीडिया के ऊपर आप केस और ये डराने की बात कैसे कर रहे थे? दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है तो कोई भी व्यक्ति किसी के भी सामने चुनाव लड़ सकता है। क्या हमारे सामने कांग्रेस के लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं? क्या हमारे सामने आरजेडी का आदमी नहीं रहता है? लेकिन कहने का मतलब यह है कि कोई लड़ सकता है, जनता स्वतंत्र है किसी को भी चुनने के लिए। वही चीज मुद्दों से नहीं भटकिए, सीधा बताइए डील क्या हो रहा है। देखिए, जो आप डील की बात कर रहे हैं, पता नहीं ये कौन सा आपका विशेष सूत्र है जिससे आपको इतनी सारी पर्याप्त जानकारियां उपलब्ध है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई डील नहीं होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2000 जब एनडीए की जब सरकार यहां पे टूटी थी तो जब 3 विधानसभा के अंदर जो चुनाव हुए थे उसका लिटमस टेस्ट पास कर लिया गया है, क्योंकि वहां पे 3 में से 2 एनडीए के गठबंधन को मिले थे। अमित शाह सीमांचल दौरे पर जब आए थे तो उन्होंने कहा कि नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी तेल और पानी जैसी है, इनको एक साथ कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो इसमें आपको नहीं लगता है कि स्टिंट था कि जब एक साथ नहीं होंगे तो जाएंगे कहाँ नीतीश बाबू? देखिए, नीतीश कुमार जी ने अपनी जितनी भी राजनीति की है वो आरजेडी के विरोध में की है। उन्होंने ही कहा था, उनके ही पार्टी के लोगों ने जाकर चारा चोर का नाम दिया था और जो केस जो चल रहा था जिसके अंदर वो खुद सजाया है, जो शिवानंद तिवारी जी ने सारा चीज लाकर जो दिया था। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अगर ईमानदार छवि वाला व्यक्ति अगर भ्रष्टाचारी के साथ मिल जाता है तो निश्चय ही तेल और पानी वाली बात आती है। लेकिन यहाँ पे संयोग नहीं, यहाँ एक प्रयोग करने की कोशिश की गई है कि नीतीश जी उन लोगों से जाकर हाथ मिला बैठे जिनका उन्होंने हमेशा विरोध किया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि पिछले 1 साल के अंदर अगर आप एनसीबी का डाटा उठाकर देख लीजिए तो आपका पटना जो जिला है वो सबसे ज्यादा असुरक्षित निकला है। आप इस चीज को देख लीजिए। दूसरी बात मैं बताऊं, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर और जिस तरह से पुलिस पदाधिकारियों के ऊपर गाड़ियां चला दी जा रही है, रौंद दी जा रही है, यह घटना देखने को मिल रहा है जिससे अपराधी मस्त है, सरकार पस्त है। मैं अभी भी कहता हूं कि सरकार बदलिए और जो लोग यहां पर अवैध रूप से रह रहे हैं वो या तो नेपाल ढूंढेंगे या फिर देश छोड़कर बाहर जाने का काम करेंगे। सरकार बदलिए और आप लोगों से हाथ मिला लीजिए, है ना? देखिए, बात सरकार बदलकर हाथ मिलाने की नहीं है। हम 2025 तक का इंतजार करेंगे। राहुल जी, सरकार तो ऐसे बदलेगी नहीं, आप भी जानते हैं बिहार के राजनीतिक समीकरण। देखिए, नीतीश बाबू को इधर उधर तो रहना ही पड़ेगा। देखिए, सरकार बदलने से क्या तात्पर्य है? मैं आपको जरा स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस बात को। देखिए, अब पब्लिक जागरूक हो चुकी है और मैंने पहले भी कहा था, मैं पुनः उस बात को दोहराता हूं कि जब महागठबंधन की सरकार जब सत्ता में आई थी तो 3 जगह विधानसभा के चुनाव होने थे, वो हमारा लिटमस टेस्ट था और 3 में से 2 भारतीय जनता पार्टी यानी इंडिया के पाले में वो सीट आती है तो वहीं पे वो फिक्सी होगी, उनकी जादू वहां पे फ्लॉप कर गए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो लगातार देश के अंदर जो परचम लहराने की जो बात की गई थी, जो 5 राज्य के जो चुनाव आए थे उसको भी लेकर काफी हुई थी। देखिए, जो इंडिया अलायंस वाले जितनी बातें करते हैं और जो कहने की कोशिश करते हैं, ममता दीदी ने स्वयं इस बात का बयान दिया कि कांग्रेस को मैं 1 सीट दूंगी और खुद अधीर रंजन चौधरी जो वहां के प्रतिपक्ष के सांसद के नेता हैं उन्होंने भी कहा कि मेरी पूरी राजनीति हम ममता दीदी के खिलाफ लड़े हैं, हम उनसे कैसे हाथ मिलाएं। ठीक उसी तरह सीपीआई है। मैं उसी बात को कह रहा हूं कि जब 5 राज्य में से 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा लेती है तो इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि आने वाला वक्त शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद इसलिए है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में क्योंकि अब तक किसी ने कुछ नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उर्मिला जी की ओर रुख करेंगे। लालू प्रसाद यादव का लगातार बयान आता है, वह उखाड़ फेंकेंगे, ऐसे ही बोलते हैं लालू प्रसाद यादव। क्या कहेंगे उर्मिला जी? सीधा भाजपा के प्रवक्ता का कहना है
कि हम लोग ताल ठोक करके 24 में आ रहे हैं? एक चीज देखिए, ताल ठोक करके आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ताल ठोक के इसलिए आएंगे कि ये लोग तो जुमलेबाजी करते हैं। जब भी चुनाव आती है तो आप फेक, पहले ही हार मान नहीं लेंगे क्या? नहीं, क्यों हार मानेंगे? हार हम क्यों मानेंगे? आप देखिए ना कि 2 करोड़ युवाओं को हम प्रत्येक साल नौकरी देंगे, कितने को दिए ये बताएंगे लोगों को। ये कहे थे कि किसान के लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना देंगे, कितने को दिए। ये कह रहे थे कि हम जो है स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कितना स्मार्ट सिटी बनाए। आदर्श गांव कितना एडॉप्ट किए थे अपने संसद के माध्यम से, कितने आदर्श गांव को इन्होंने डेवलप्ड किया। दूसरी बात है कि ये बोले थे कि हम डीजल पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, शतक से भी ऊपर चला गया। ये देख लीजिए, ये बोले थे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, कौन कौन इंडिया का सपना दिखाए थे। ये कहे थे कि 56 इंच का छाती है, हम चीन को ठीक कर देंगे, पाकिस्तान को ठीक कर दे। आए दिन मेरे जो है सैनिक को बलि चढ़ाते रहते हैं। तो हमारे कहने का बिहार को न विशेष राज्य का दर्जा दिए, न विशेष पैकेज दिए। जातिगत जनगणना जो है 1911 में हुआ, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिए। और जब यहाँ पर बिहार में जातिगत गणना किया गया, इसके लिए न्यायालय से लेके पता नहीं क्या क्या करने का काम किए। दूसरी बात है, नहीं एक मिनट, जातीय जनगणना का मुद्दा उन 4 राज्यों में भी था। आप लोग कौन पटकनी खाए आप लोग जानते हैं? नहीं, आप लोग जानते हैं जातीय जनगणना किस तरीके से? देखिए पटकनी, देखिए वहां पर देखिए पटकनी खाने की मतलब नहीं है, वहां पर स्थानीय मुद्दा के आधार पर। और ये लोग हमेशा जुमलेबाजी करके सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। 2024 में किस आधार पर है? इनको कौन सा वादा पूरा हुआ है? जल्दी से तो ये वादा तो कुछ पूरा किए नहीं है। किसान को बदले में जो बैठा रहता था, कुचलना इनका काम है। जब किसान जो धरना पर बैठा था तो बीजेपी वाले जो है स्कॉर्पियो से कुचलने का काम किया। किसान जब दिल्ली के रोड पर आने का काम किया तो रोड पर कांटे ठुकवाने का काम किए, और इनको अपने मुद्दे से वापस लेना पड़ा। क्या है कि सबसे पहले बात, मैं परिवर्तन की लहर की अगर बात बता दूं तो मैं यहां से शुरू करना चाहूंगा कि मोदी सरकार ने अब तक जितने भी कार्य किए हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये महसूस करने की चीज है। उसको बातों में या उसको गिनती करके मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी जो मेरे पास जो प्रत्यक्ष रूप से जो प्रमाण उपलब्ध है, मैं उस पर अगर बात करूं तो मैं ये बताऊं कि गरीबों को 5 लाख तक का फ्री आयुष्मान कार्ड निर्गत किया गया। खास करके बिहार के अंदर 55 लाख पीएम योजना के तहत आवास बने हैं। मैं और बताता हूं जो आप जो कहते थे कि बीजेपी ने जुमला दिया है जो 370-35 से कभी नहीं हटेगा, हटा दिया गया। और यही नहीं, जो प्रत्यक्ष रूप से जो प्रमाण है, जो राम मंदिर, जो सनातनियों का पहचान है, जिसको आपके इंडिया अलायंस ने नहीं बनने दिया था, और उन्होंने एफिडेविट तक दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम एक काल्पनिक व्यक्ति का नाम है, जिसपे आज भी आप अड़े हुए हैं। ना लालू यादव जी, ना सोनिया गांधी जी, ना अन्य नेता ने अपने वोट बैंक के चक्कर में जाने की वहां पे अपनी इच्छा जताई है। मैं और बता दूं, जो आपके खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी नितिन गडकरी जी का जिस प्रकार से बड़ाई करते नहीं थकते हैं, ये मैं नहीं कहता, ये मीडिया में प्रमाण उपलब्ध है। मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि जो आप चाइना की बात कर रहे हैं, आज देखिए चाइना के गर्दन का मैल छोड़ा दिया गया है। जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, 12 किलोमीटर तक अंदर घुस गया है, उसको तो छुड़ा लीजिए। 12 किलोमीटर इंडिया का अंदर आ गया है। 2,65,000 करोड़ का जो बजट दिया है, उसमें 80% कहीं ना कहीं केंद्र के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं और बता दूं, जो सीमा सुरक्षा की बात अगर हम करते हैं, सीमा सुरक्षा में जितनी सशक्त होकर आई और भारत आज विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रणी, इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर हमला हो जाता है। पार्लियामेंट इतना सुरक्षा है कि पार्लियामेंट के अंदर हमला हो जाता है। और 100 और जब पूछा जाता है तो 150 सांसदों को आप निलंबित करने का काम करते हैं और विपक्ष रहित। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। देखिए, संसद में जो सुरक्षा चूक हुआ था, इसके लिए वहां के जिम्मेदार लोकसभा स्पीकर होते हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली और उसके कारगिल युद्ध किसके टाइम में हुआ, और जो अक्षरधाम पर हमला किसके टाइम में हुआ, इससे पहले पार्लियामेंट पर हमला किसके टाइम में हुआ, ये भी तो बताइए। हम लोग मुद्दे से थोड़ा डिट्रैक्ट हो गए। हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जनता दल यूनाइटेड में सब ठीक चल रहा है? क्या राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के बीच खटपट बढ़ने वाली है? इसके लिए सबसे पहले हम एक टिप्पणी लेंगे इनसे, श्रुतिधर कृष्णा जी से। क्या जदयू में सब ठीक चल रहा है जी? देखिए, ऐसे तो बहुत सारा बात राहुल जी भी बोले जिसका जवाब देना है मुझे। 1 मिनट का समय दीजिए। इन्होंने नेशनल क्राइम ब्यूरो के डाटा का भी बात किया। जी। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि एक बार उत्तर प्रदेश का डाटा देख ले तो बहुत बेहतर होगा। दूसरी बात, जब इन्होंने कहा नेशनल, तो वो लोग यही कह देंगे, बात तो सुन लीजिए। नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा का जहां तक बात रहा तो उठा करके देख लीजिए, उसको कंपैरिजन कर लीजिए। डाटा हमारे पास है, हम भाई को भेज भी देंगे कि जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब क्या स्थिति थी
और और जब अब भारतीय की क्या जनता है? पार्टी से हटे हम लोग तब क्या स्थिति थी। इतनी लगभग नौकरियां दी जा सारे रही है, अपराधों नहीं में, दिखाई पड़ रही। लगभग सारे अपराध जो होते हैं उसमें कमी आई है। सवाल आपका क्या था दूसरा? मेरा सवाल यह है कि क्या जनता दल यूनाइटेड में सब ठीक है? इस पे कोई शक है क्या? भाजपा के साथ देखिए, राष्ट्रीय जितने भी तमाम आप लोगों के दिग्गज नेता हैं सब दिल्ली गए हुए हैं। नीतीश कुमार खुद दिल्ली में है, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में है। क्या गोटी सेट हो रही है वहां? अरे गोटी उटी सेट होने का सवाल ही नहीं है। ये जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार है, अभी लोग यही करते ही हैं भाई, जुमला पे तो लोग बेस्ड हैं। वो 56 इंच का सीना झुनझुना हो गया है। इन लोगों को पता है कि अगर इंडिया गठबंधन की मजबूती इसी प्रकार कायम रही तो आने वाले समय में ये लोग राजनीतिक रूप से अकाल मृत्यु के शिकार हो जाएंगे। और मुझे एक याद आ रहा है कि लोकतंत्र का गला घोट कर रहनुमा खुद को बोल रहा, हाय रे 56 इंच का सीना तनिक भी नहीं डोल रहा। अरे हम लोग जनता की बात करते हैं। मणिपुर में क्या हुआ, किसी प्रकार का गोटी सेट नहीं हो रहा है। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन पूरे मजबूती से काम करेगी, चट्टानी एकता की तरह काम करेगी। और देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी जो डिवीजन पॉलिटिक्स करती है, अकाल मृत्यु के शिकार होंगे लोग राजनीतिक रूप से। श्रीधर कृष्णा जी बताने को तैयार नहीं है, लेकिन राहुल जी मन में तो लड्डू फूट ही रहा होगा, बिहार में भी सरकार आएगी। क्या सोच रहे हैं आप लोग? आप लोगों के खेमे से क्या खबर? सबसे पहले मैं इस बात को बता दूं, पिछले 1 महीने का अगर आप रिपोर्ट को निकालिएगा तो आप देख लीजिए, महिला से संबंधित 47 क्राइम हुए हैं। देखिए राहुल जी, मर्डर से संबंधित 76 हुए हैं। मैं आ रहा हूं, एक मिनट। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कैमरे पर सबको यही बोल रहा है कि गिरिराज सिंह हो चाहे सम्राट चौधरी हो कि हम लोग नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद रखे हैं, लेकिन भीतर तो खिचड़ी पक रही। तो सवाल भाजपा पे ही उठा रहे हैं ना जी। देखिए, और उन्हीं के पार्टी के लोग ना बोले हैं कि नीतीश जी को हम लोग गवर्नर बनाएंगे। सुनिए, इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। सुनिए, अभी तो आप पे भी आएंगे श्रुतिधर जी, आपके पास कहां से पहुंच गया गवर्नर बन रहे हैं, लेकिन इससे पहले राहुल जी की ओर रुख करेंगे। क्या आप लोगों के भीतर का जो अंदर खाने से क्या खबर है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था और मैं अभी भी कहता हूं इस बात को कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है। और नीतीश जी के लिए खास करके हमारे सारे दरवाजे बंद हैं, क्योंकि वो एक ऐसे हो गए हैं कि उनके ऊपर भरोसा करना कर एक व्यक्ति या पार्टी ठगा महसूस करती है, क्योंकि जो मैंडेट मिला था वो एनडीए को मिला था। और अभी जो थोड़ी देर पहले जो सुधर जी एक बात कह रहे थे कि वो अकाल मृत्यु का शिकार होंगे, तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कुर्सी की राजनीति कौन कर रहा है? कुर्सी बचाने के लिए कौन 42-43 सीट लेकर कुर्सी पे बैठा है? पहली बात। दूसरी बात, जब हम गठबंधन थे, रुकिए मैं बता रहा हूं, जब हम गठबंधन में थे तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया था कि चाहे सीटें कम आए या ज्यादा आए, हमारे गठबंधन के नेता हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। और जहां तक गठबंधन में हाथ मिलाने का बात है, तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि धरा होते विकराल जब मुसीबत का समय आता, किसी रूप में कोई महामानव चला आता। और जितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया है, उन सब लोगों को देखिए नतमस्तक है और अपनी विचारधारा का उन्होंने परिवर्तन किया है। जब मैडम बोलती हैं कि मणिपुर हिंसा, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि बंगाल पे क्यों खामोश हो जाती हैं आप? जब आपके इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथ ये बोलते हैं कर्नाटका में, मैं बता रहा हूं कर्नाटका में, बस एक मिनट राहुल जी, एक मिनट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है अभी देश में, तो पूछा जाएगा बंगाल से, तो प्रधानमंत्री को ना आके जवाब देना होगा कि हमारे रहते हुए अगर इस तरह का होता है तो क्यों नहीं हम जा रहे हैं, क्यों नहीं पार्लियामेंट में आके सदस्यों को बता रहे हैं? बोलिए। आप लोग कहती हैं कि जदयू के साथ आप लोगों के रिश्ते सुदृढ़ हैं। मेरा सवाल यह है कि आप लोग राहुल गांधी को इंडिया महागठबंधन में दूल्हा क्यों बनाना चाहते हैं? नीतीश कुमार का मन है संयोजक बनने का, तो आप लोग उस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? एक चीज कहिए, अभी आएंगे श्रुतिधर जी, आएंगे आप पे। उर्मिला जी, अभी इंडिया गठबंधन का जो बैठक हुआ है, उस बैठक में सारे विपक्षी 27-28 पार्टी हमारी जो है एक मंच पर आकर के ये सीट का तय हो जाएगा। और चुनाव के बाद तय होगा कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। आप जो है ये लोग ऐसे ही पहले बोल दिए राहुल जी दूल्हा बनेंगे। नहीं कहा, कौन कहा है? कोई नहीं कहा है, ये मीडिया में बोल रहे हैं। हम लोग कोई नहीं बोले हैं, नहीं कोई नहीं बोले हैं। दूल्हा देखिए, दूल्हा कोई नहीं बोले हैं। और सबसे बड़ी रूप से उन्होंने कहा था लालू प्रसाद यादव जी की शादी जो है, आप जो है सोनिया जी बार बार हमको कहती है कि आप क्यों नहीं कहते हैं
राहुल को शादी कब करेगा, क्यों नहीं कहते हैं मैं बीमार चल रही हूँ। तो व्यक्तिगत रिश्ता तो किसी के साथ हो सकता है। इसको आप लोग दुल्हा बनाने की बात कि आप शादी कीजिए और बाराती हम लोग चलेंगे, ना कि देश लेवल पर प्रधानमंत्री बनाने, नहीं उसको मरने की कष्ट ना करें। इसको इस बात को आप तुल देने की वो व्यक्तिगत रिश्ता से बोले कि आप शादी करिए और हम लोग बाराती चलेंगे क्योंकि सोनिया जी बोलती है, और आप इसको तुल दे रहे हैं राजनीतिक, ये गलत है। मैं सिरे से खारिज करती हूँ इस बात को, ये पूरी तरह गलत है और इसको मनगढ़ंत जो है आप लोग उसको राजनीति में ला रहे हैं। इस बात जान रही है जनता, आप लोग क्या करने वाले थे जदयू के साथ, आप मत बताइए, क्योंकि सभी जान रहे हैं जिस तरीके से ललन आप। अच्छा अरे भैया कुछ नहीं करने वाले हैं, हम लोग साथ में करेंगे, क्या साथ में चल के कर रहे हैं। नीतीश जी खुद ही बोल दिए हैं कि अब जो है हमको देश लेवल पर हम बने या नहीं बने, इस आताताई सरकार जहां पर आदमी को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, पार्लियामेंट में किस तरह से धुआं किया गया, कौन लोग उसको परमिशन दिया उस लड़का को अंदर जाने का। आप गृह मंत्री प्रधानमंत्री ये बात बताने का काम करें, बताने के बदले आपने 150 सांसद को निलंबित करने का काम किए, गेट आउट करने का काम किए, और आप बोल रहे हैं, नहीं सुन लीजिए, नहीं आप हमको बोलने दीजिए। और आप कह रहे हैं कि आप जो है इंडिया गठबंधन के अंतर्गत जो है नीतीश कुमार जी को आप क्या करने जा रहे थे। अरे हम लोग मिल करके लड़ाई लड़ने वाले हैं ताकि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान, ये लोग चाहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म हो, खतरे में है बाबा भीमराव अंबेडकर का। आप मनुस्मृति वहां पर लागू करना चाहते हैं जहां पर समाज में एकता नहीं हो, समाज में भाईचारा नहीं हो। आपने एनआरसी लाने का काम किया जिसमें हिंदू को हटा लिया, आपने क्या कहते हैं सिख को हटा लिया, ईसाई को हटा लिया, आपने एक कौम को टारगेट किया। रही बात राम मंदिर का, सुन लिया जाए, राम देखिए ये बोले कि निमंत्रण में नहीं जाते, एक मिनट नहीं, हम निमंत्रण की बात मैं इनको जवाब देना चाहती हूं कि ये कहे निमंत्रण में लालू यादव नहीं जा रहे। लालू प्रसाद यादव को अगर वो राम रहते तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव जी को सबसे आगे में बैठाने का काम करते। ये लोग पिछड़ों की बात कर सकते हैं बात, लेकिन अति पिछड़ों से, अरे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों जो है निकले अयोध्या से, तो उनको साथ किसने दिया। मैं पूछना चाहती हूँ राहुल जी से कि वो जो निषाद कौन थे जिसने पार किए, नल नील नहीं रहते तो समुद्र में पुल नहीं बनता, हनुमान नहीं रहते तो लंका पर विजय नहीं होता, सबरी का जूठा खाए वो कौन थे। और जब लौट के आए अयोध्या तो उन्होंने जब भोज दिए तो सुपथ डोम को निमंत्रण नहीं था, सुपथ डोम के घर जा करके राम जी बुला करके लाए। लेकिन ये लोग हरिजन से जो कहते हैं कि हरिजन है, ये कहते हैं कि ये दलित है, ऐसे लोगों को घोड़ी पर चढ़ने में मना नहीं है। घोड़ी पर अगर चढ़ते हैं तो ये लोग उसको पीटते हैं। अगर ये दलित के ऊपर पेशाब करने का काम करते हैं, दलित मंदिर बना सकता है लेकिन मंदिर में जाएगा तो भगवान छुड़ा जाएंगे, और मंदिर जाने पर गंगा जल से धोते हैं, ये वो बीजेपी है, ये राम वाले बीजेपी नहीं है, राम के बिजनेस करने वाले बीजेपी है, आरएसएस। आपके सवाल का जवाब लेंगे जल्दी से, फटाक से राहुल जी आप जवाब दें, समय कम है जी, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि जो हमारा मुद्दा का जो विषय है और इसका जातीय रंग जिस तरह से उर्मिला जी ने देने की कोशिश की, ये निश्चय ही कहीं ना कहीं इनकी पार्टी की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। ये देखिए कहां लेकर चली गई। मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप टिकट बंटवारे की बात करते हैं तो आप सबसे पहले किसको ज्यादा देती हैं टिकट। हमारे लगभग 80 ऐसे सांसद हैं जो पिछड़े और पिछड़े वर्ग से आते हैं, पहली बात। और यहां पे कभी भी कोई भी बनेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा लालू प्रसाद यादव का बेटा ही बनेगा, और अल्पसंख्यक जो विभाग होगा वो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए हमेशा आगे रहेगा। ये कभी भी उनके खिलाफ बयान नहीं देंगे। राहुल जी हम लोग मुद्दे से भटक जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, मैडम भटक रही थी तो नहीं, आपने राम मंदिर का चर्चा किया तो मैं तो जवाब दूंगा। जब निमंत्रण की बात की, आपने निमंत्रण की बात किया इसलिए मैंने जवाब दिया। राम को आपने बांटे हैं, आपने बांटने का काम है। जो लाल कृष्ण अडवाणी जी के रथ को रोकने का काम किया, आपको अशांति फैलाने देते, आपको हिंदू मुसलमान करने देते। यही सपा के लोग हैं जिन्होंने हम लोग संवाद करने आए हैं, और मैं इनको बताना चाहूंगा कि जो विकसित भारत की बात है, उर्मिला जी जो विकसित भारत की बात है, जो विकासशील देश बनाने की बात है, वो करके बोलेंगे तो सब बोल पाएंगे। बिल्कुल एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है सूरज जी, मैं बोलना चाहूंगा। लेट मी फिनिश मैम, सूरज जी एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है।
देखिए मैडम, मुझे जरा बोलने दीजिए। एक मिनट। हाँ। देखिए, हम लोग वाद विवाद करने नहीं, संवाद करने आए हैं, तो बेहतर होगा अगर संवाद मैं करें। इसी बात सुनती है इन नहीं, चीजों एक को मिनट सर। हम जल्दी से 30 सेकंड देंगे राहुल जी को, उसके बाद फिर आएंगे श्रुतिधर कृष्णा जी पे। जरूरी सवाल है एक, जल्दी राहुल जी। देखिए मैं बता दूं, जहां तक विकास की बातें हैं और जनता के बीच में मोदी गारंटी की जो बात है, जिसके तहत जनता ने वोट दिया और भरोसा जगा है, क्योंकि 14 से लेकर 19 तक जो ये राग लगाते थे उनको जनता ने बदल दिया, 19 से 25 23 24 में आ गए। इसलिए हम फिर तैयार हैं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में 2024 में शानदार जबरदस्त जिंदाबाद कहकर हम सरकार बनाएंगे। ठीक है राहुल जी। श्रुतिधर कृष्णा जी से जल्दी से एक जवाब मांगूंगा कि आप लोगों का जो शीर्ष नेतृत्व है फिलहाल दिल्ली में है, कार्यकारिणी की बैठक जो है उसमें क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, कार्यकारिणी में चर्चा क्या चल रहा है, पार्टी को मजबूत करने का चर्चा चल रहा है, किस प्रकार आगे हम लोगों का जो नीति होगा उस पर चर्चा हो रहा है, लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे जाएंगे, किस प्रकार डिवीजन पॉलिटिक्स पर प्रहार करेंगे, उस पे होगा, उस पे हो रहा है। और अभी सारे राज्य के प्रभारियों को बुलाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो उन लोगों के साथ मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर के आज का जो हमारा विषय था वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और राजद के बीच जो खिचड़ी पक रही थी उसको लेकर के, फिर उसी के साथ साथ दोनों ही शीर्ष नेतृत्व, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही शीर्ष नेतृत्व दिल्ली हैं। आपको ये भी बताते चलें कि क्या वहाँ पर गोटी सेट हो रही है, फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी। खरमास का महीना है, कोई पवित्र काम इस महीने में माना जाता है कि नहीं शुरू करते। लगता है 15 जनवरी के आसपास बिहार में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जितने भी नेता मौजूद हैं ये कैमरे पर तो कुछ भी कह दें, लेकिन भीतर भीतर खिचड़ी जरूर पक रही है। जो भी होगा बने रहिए NBC 24 पर, हम आप तक जरूर बताएंगे। धन्यवाद।